क्या BSNL 5G इंडिया में सरवाइव कर पाएगा और आखिर हर एक इंडियन अब सुपर हीरो कैसे बन चुका है, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हर साल लाखों इंडियंस इंडिया को ही क्यों छोड़ रहे हैं? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं आज के इस इन डेप्थ नॉलेज के अध्याय को। 10 अगस्त 2024 सहारनपुर के एक कपल ने हरिद्वार की गंगा नदी के पास जाकर एक सेल्फी को क्लिक किया, जिसके के बाद जैसे ही उन्होंने उस सेल्फी को अपने एक एम्प्लॉय को भेजा, कुछ ही देर के बाद उस कपल ने गंगा में जाकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब इंटरेस्टिंगली उस कपल ने यह काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो बुरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ था। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में ऐसे केसेस हर साल सिर्फ 1 या 2 ही होते हैं, तो जरा NCRB की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए, जिसमें क्लियरली ये लिखा गया है कि साल 2021 में ही कर्ज के चलते हुए हमारे देश भारत से लगभग 13,000 लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, जो माइंड यू पूरे ही साल इस दुनिया से अलविदा कहने वाले लोगों का स्ट्रेट 3.9% है। अब उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है दोस्तों की बात अगर फार्मर्स की जाए तो हर 10 में से 8 फार्मर्स अगर इस दुनिया को अलविदा कहते हैं तो उसके पीछे का रीजन सिर्फ कर्ज ही होता है, जिसे जानने के बाद आपको भी अंदर से बुरा लग रहा होगा। लेकिन इस कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हम सिक्के की दूसरी साइड देखते हैं। एक्चुअली में गाइस, द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर में इंडियन बैंक्स ने लगभग 9.90 लाख करोड़ रुपीस के लोन्स को माफ किया है, जिसमें से बात अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर की करूं तो उसी में से ही लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपीस के कर्ज को इन बैंक्स के द्वारा माफ किया जा चुका है। लेकिन इस पूरी ही कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हम द हिंदू की बिजनेस लाइंस की एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, जिसमें हमें यह बताया जाता है कि इस कर्ज माफी में स्ट्रेट 50% उन लोगों का कर्ज माफ किया गया है जो कि अपने आप में इंडिया में करोड़पति हैं। और जस्ट इन केस अगर आप उन करोड़पतियों के नामों को जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि द वायर के ऑफिशियल पोस्ट के अकॉर्डिंग RBI ने उन लोगों का नाम पब्लिक में बताने तक से मना कर दिया है। तो अगर इस रिपोर्ट को बेस मानकर इस पूरे ही सिनेरियो को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जहां एक तरफ गरीब और आम इंसान इन सारी ही चीजों के चलते हुए सफर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश से पैसा लेकर भागने वाले और देश के करोड़पतियों का बहुत बड़े स्केल पर कर्ज माफ हो रहा है, which is really sad. Guys, नॉर्मली जब भी हम किसी दूसरी कंट्री में विजिट करते हैं तो हम उनके बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स या फिर अच्छी अच्छी जगह देखने के लिए अक्सर पैसे खर्च करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर आने वाले स्ट्रेट 40% फॉरेनर्स हमारे देश के मॉन्यूमेंट देखने के साथ साथ हमारी गरीबी देखने के लिए भी पैसे खर्च करते हैं। एक्चुअली में गाइस, ये सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सभी वो वेबसाइट्स जो कि आपको ट्रेवलिंग पैकेज बनाकर देती हैं, उन सभी पर आपको स्लम टूरिज्म के पैकेज भर भर कर देखने को मिलेंगे। बेसिकली इन पैकेजेस के अंदर फॉरेनर्स को यह बताया जाता है कि कैसे उन्हें कितने घंटों के लिए हमारे देश के उन हिस्सों में ले जाकर लोगों की गरीबी को दिखाया जाएगा जहां पर लोग एक्चुअल बेसिस पर 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पा रहे। एंड इंटरेस्टिंगली इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इस तरीके का टूरिज्म इंडिया में घटने या फिर स्टेबल होने की बजाय रैपिड पेस से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसमें फॉरेनर्स आते हैं और हमारे यहाँ की उन एरियाज की गंदगी, लोगों के बुरे हाल और वो किस कंडीशन में बेचारे सर्वाइव कर रहे हैं, ये देखने के लिए भी इन कंपनियों को लाखों रुपए पे करते हैं। अब उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि इन कंपनीज का कुछ ऐसा कहना है कि ऐसा करने से वो देश की गरीबी के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बट अगर लॉजिकल बेसिस पर देखा जाए तो इस अवेयरनेस का क्या फायदा जब यही कंपनीज इन लोगों की हेल्प तक नहीं कर रही। उल्टा ये लोग जितने ज्यादा गरीब होंगे, एक्चुअल बेसिस पर ये कंपनीज उतने ही ज्यादा पैसे फॉरेनर से ये सारी चीजें दिखाकर वसूल करेंगी। तो कंपनीज का ये स्टेटमेंट तो वैसे भी कोई लॉजिक नहीं रखता। गाइस, हर साल जब भी वर्ल्ड की टॉप पॉल्यूटेड सिटीज का नाम पब्लिश किया जाता है तो उस लिस्ट में हमें इंडिया की 2 से 3 सिटीज हर बार देखने को मिलती हैं, जिससे एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि इंडिया में एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी परेशानी है, जो शायद आपको भी पता होगी। लेकिन एक बात जो शायद आपको नहीं पता होगी वो यह है दोस्तों कि अब हमारी गवर्नमेंट इसी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए लोगों को लाखों रुपए तक पे कर रही है। एक्चुअली गाइस, साल 2023 में
में यूपी गवर्नमेंट ने कार्बन 100 को पैसे कमाओ स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके फर्स्ट फेज में यूपी की बहुत सी सिटीज को शामिल किया गया था। इंटरेस्टिंगली इस स्कीम के अंदर अगर कोई भी किसान अपनी जमीन पर उन पेड़ों को लगाएगा जो कि ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उन्हें उसी हिसाब से पर ट्री 200 रुपए से लेकर 350 रुपए तक पे किए जाएंगे। अब इंटरेस्टिंगली जब साल 2024 में इस स्कीम के दूसरे फेज को इंट्रोड्यूस किया गया, तब तक ही 25,140 किसान इस स्कीम का पार्ट बन चुके थे, जो कि अपने आप में एक ह्यूज नंबर है। बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जहां एक तरफ हम वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बातें कर रहे हैं, तो वहीं हमें हमारा टैक्स का ही पैसा एक ऐसे काम में लगाना पड़ रहा है जो काम करना एक तरीके से हर इंसान की मोरल ड्यूटी होनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस स्कीम को यूपी से बाहर निकालकर दूसरे स्टेट्स में भी फैलाना चाहिए, या फिर भाई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मोरल ड्यूटी समझकर अपने प्लेनेट को ही बचाने के लिए पेड़ लगा लेने चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। साल 2024 के अप्रैल में जब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के साइंटिस्ट ने अपनी एक रिसर्च को कंप्लीट किया, तो उन्हें यह मालूम पड़ा कि इंडिया के अंदर अगर हम सिर्फ एक पेयर ही कपड़ों को आयन करते हैं, तो उस केस में लगभग 200 ग्राम कार्बन को हम एटमॉस्फेयर में इमिट करते हैं, जो सुनने में भले ही आपको एक बहुत छोटा सा अमाउंट लग रहा हो, लेकिन जैसे ही डीपली आप इस रिसर्च को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि सिर्फ दिल्ली जैसे ही शहर में हर दिन हम इंडियंस लगभग 1,25,000 किलोग्राम कार्बन को सिर्फ कपड़ों को आयन करने के चक्कर में ही एटमॉस्फेयर में इमिट कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल बेसिस पर बहुत बड़ा अमाउंट है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए अब इन साइंटिस्ट ने रिंकल्स अच्छे हैं नाम का एक ऐसा इनिशिएटिव देश के सामने लॉन्च किया है, जिसमें ये लोग सिर्फ लोगों से ये अपील करते हैं कि वो सिर्फ मंडे के दिन ही अपने कपड़ों पर आयरन करके किसी भी स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में ना जाएं। अब इंटरेस्टिंगली अप्रैल से लेकर अभी तक इस इनिशिएटिव में लगभग 6,25,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं, जिससे अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हम बहुत बड़े स्केल पर कार्बन को ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में इमिट करना बंद कर चुके हैं। और अगर ये इनिशिएटिव इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला गया, तो वो दिन अब दूर नहीं जहां एक तरफ इंडिया में रिंकल्स वाले कपड़े फैशन कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हम हमारे क्लाइमेट को भी अच्छे खासे लेवल पर ठंडा कर पाएंगे। एंड दैट्स रियली गुड गाइज। मार्वल और डीसी के सुपर हीरो को तो स्क्रिप्ट देकर बनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप एक इंडियन हैं तो आप ऑलरेडी एक सुपर हीरो हैं। 13 अगस्त 2024 टॉक्सिक्स लिंक्स ने एक ऐसी रिपोर्ट को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनी आपको पैक्ड सॉल्ट या फिर शुगर दे रही हैं, उनके अंदर 0.1 mm से लेकर 0.5 mm तक की माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। एंड इंटरेस्टिंगली इस रिसर्च को एक दो ब्रांड के ऊपर नहीं बल्कि इंडिया के 5 से ज्यादा नामी ग्रामी ब्रांड्स के ऊपर कंडक्ट किया गया। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि फिर आखिर इन चीजों तक भी ये माइक्रोप्लास्टिक पहुंच ही कैसे रही है। एक्चुअली में गाइस, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल्स काफी ज्यादा छोटे होते हैं, तो इनको फिल्टर करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी और एक्सक्लूसिव मशीनरीज की जरूरत होती है, जिसके चलते हुए हर एक कंपनी को एक्स्ट्रा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बट क्योंकि इंडिया के अंदर इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो अक्सर ये कंपनीज इतने डीप लेवल पर जाकर अपने प्रोडक्ट्स को फिल्टर करती ही नहीं है। और एज अ रिजल्ट सॉल्ट या फिर शुगर जैसी बेसिक खाने की चीजों के अंदर भी हमें ये माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिल रही है। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन तो सबसे बड़े स्केल में खड़ा होता है कि फिर अगर एक इंसान इन तरीके की माइक्रोप्लास्टिक को खा ले तो उससे हमें क्या नुकसान। नॉर्मली गाइज, अगर आप डेली बेसिस पर लंबे समय तक इन तरीके की माइक्रोप्लास्टिक को खाते हैं, तो एक टाइम के बाद जो केमिकल ये रिलीज करती है उससे हमारी बॉडी पर अलग अलग तरीके के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक इंसान एबनॉर्मल तरीके से मोटा होने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लंग्स में स्वेलिंग, कैंसर, हार्ट अटैक और इनफर्टिलिटी जैसे केसेस भी इन्हीं तरीके की माइक्रोप्लास्टिक्स के केमिकल की वजह से बढ़ रहे हैं। और क्योंकि हम इंडियंस हैं तो ये चीज हमारे लिए और ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि शायद आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन साल 2024 में WHO के द्वारा पब्लिश की गई एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार जहां हर एक इंसान को डेली सिर्फ 5 ग्राम ही सॉल्ट खाना चाहिए, तो वहीं हम इंडियंस पर डे 10 ग्राम या फिर उससे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में सॉल्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। और काफी हद तक यही हाल शुगर के साथ भी है, और इसलिए भी रिसेंट टाइम में हमें इंडिया के अंदर कैंसर, डायबिटीज और इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिल रही हैं। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर इस एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद भी आप पूरे तरीके से हेल्दी हैं, तो फॉर श्योर आप डीसी या फिर मार्वल के किसी सुपर हीरो से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। गाइस, प्रेजेंट डेट में ये वैम्पायर वाला कॉन्सेप्ट हमें वेस्टर्न कंट्रीज में भर भर कर देखने को मिलता है। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वैम्पायर का कॉन्सेप्ट सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक ही नहीं
बल्कि हमारे देश भारत के इतिहास से भी बिलोंग करता है। एक्चुअली में गाइस इसकी जड़ तक जानने के लिए हमें और आपको चलना पड़ेगा भारत के तमिलनाडु में, जहां पर बहुत से तमिल साहित्यों के अंदर हमें पे और पेमा क्लियर नाम की दो आइडेंटिटीज का जिक्र मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन रीजन्स में बहुत से ऐसे टेंपल्स भी मौजूद हैं जहां पर आपको इन दोनों ही आइडेंटिटीज की मूर्तियां भी बनी हुई नजर आएंगी। तो एक्चुअल बेसिस पर ये आइडेंटिटीज करती ही क्या थी, चलिए जरा इनके इतिहास में घुसकर जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में गाइस अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ तमिल फोकलोर एंशिएंट टाइम में पे और पेमा क्लियर नाम की दो आइडेंटिटीज में बेसिकली मेल को पे के नाम से जाना जाता था, जिसका की प्राइमरी काम किसी भी इंसान के शरीर से ब्लड को जूस की तरह चूसने का होता था। जबकि बात अगर पेमा क्लियर की जाए तो ये फीमेल हुआ करती थी, जिनका की प्राइमरी काम एक इंसान की बॉडी में बचे हुए बाकी के ऑर्गन्स और स्किन को खाने का होता था। और सरप्राइजिंगली इन फोकलोर के अनुसार उस समय पर बहुत से ऐसे लोग इन एक्चुअल बेसिस पर पाला भी करते थे, ताकि वॉर की सिचुएशन में वो अपने दुश्मनों के ऊपर पे को छोड़कर उनके ब्लड को उन्हें चूसने दें। जबकि वॉर खत्म होने के बाद इस दुनिया को अलविदा कहे गए सैनिकों की बॉडी सड़ने से पहले पेमा क्लियर को उनके ऊपर छोड़कर उनके ऑर्गन्स को खाने दिया जाता था, जिससे ना ही किसी भी तरीके का इन्फेक्शन फैला करता था और ना ही कोई भी डिजीज। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से 99% लोगों को हमारे ही इस इतिहास की कोई भी नॉलेज नहीं होगी। तो ये कहना कि वैम्पायर वाला कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक ही सीमित है, ये काफी हद तक गलत होगा। गाइस इंडिया में की गई अलग अलग रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 10 से 15% ही डेली बेसिस पर वर्कआउट करता है। जबकि ये बात हमें अच्छे तरीके से पता है कि डेली वर्कआउट करने से ना सिर्फ हमारी बॉडी काफी ज्यादा हेल्दी रहती है बल्कि हमारी लाइफ भी बढ़ जाती है। अब गाइस इस वर्कआउट में कुछ भी शामिल हो सकता है, जस्ट लाइक रनिंग, जॉगिंग या फिर किसी भी तरीके का कोई स्पोर्ट। लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया का ऐसा कौन सा वो स्पोर्ट है जिसको खेलने के बाद 100% आपकी लाइफ बढ़ जाएगी? तो क्या उसका सटीक जवाब आपके पास मौजूद होगा। एक्चुअली में गाइस साल 2016 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने एक ऐसी रिपोर्ट को पब्लिश किया जिसे बनाने में उन्हें 9 सालों तक लगभग 80,000 लोगों के ऊपर रिसर्च को कंडक्ट किया, जिसके के बाद उन्हें यह पता चला कि टेबल टेनिस, बैडमिंटन या फिर रैकेट से रिलेटेड जितने भी गेम्स होते हैं वो गेम्स एक इंसान की जिंदगी को एज कंपेयर टू क्रिकेट, फुटबॉल या फिर रग्बी खेलने वाले लोगों की लाइफ से लंबा कर देते हैं। क्योंकि गाइस इन तरीके के स्पोर्ट्स में एक इंसान को रैपिड पेस पर अपनी बॉडी को मूव करना होता है। साथ ही साथ इन तरीके के गेम्स में हैंड आई कॉम्बिनेशन का भी जबरदस्त इस्तेमाल होता है। जबकि बात अगर दूसरे फेमस स्पोर्ट्स की जाए तो उसमें प्लेयर के इंजर्ड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब गाइस क्योंकि ये रिसर्च इतने बड़े अमाउंट के लोगों के ऊपर की गई थी, तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग रैकेट से रिलेटेड गेम्स या फिर स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं वो लोग ना सिर्फ काफी ज्यादा फिट होते हैं बल्कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। और इंडिया जैसी कंट्री जहां के ऑलमोस्ट लोग जिम्स या फिर वर्कआउट की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, वहां पर इन तरीके के स्पोर्ट्स किसी वरदान से कम नहीं है। साल 2020 जहां पूरी ही दुनिया चाइना के द्वारा फैलाई गई उस महामारी से फाइट कर रही थी और इंटरनेशनल ट्रैवल पूरे ही तरीके से बंद किया जा चुका था, वहीं इन सब के बावजूद भी उस साल लगभग 85,000 लोग हमारा देश भारत छोड़कर विदेश शिफ्ट हो गए थे। तो वहीं होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग साल 2021 में लगभग 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया था। एंड इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि इतने ज्यादा लोगों का भारत छोड़ने का सबसे बड़ा मेन रीजन उनके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं। आई मीन सीरियसली हर साल ऑन एन एवरेज 1.5 लाख से ज्यादा लोग हमारा देश छोड़ रहे हैं और उसके पीछे का रीजन उनके पर्सनल इश्यूज हैं। इट्स कांट इवन पॉसिबल। वही बात अगर साल 2022 की जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 2 लाख के आसपास पहुंच गया था। तो वहीं 2023 में 2.2 लाख और 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,40,000 लोगों तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं गाइस द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 से लेकर साल 2023 तक लगभग 16 लाख से भी ज्यादा इंडियंस ने हमारे देश को छोड़ने का फैसला कर दिया था। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर हमारे यहाँ के लोग अपनी ही कंट्री को इतने बड़े स्केल पर छोड़ ही क्यों रहे हैं? तो चलिए इन पर्सनल इश्यूज को थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं। एक्चुअली में गाइस अगर आप मनी कंट्रोल, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स जैसी रिपोर्ट्स को डीपली स्टडी करेंगे तो आपको कुछ मेजर ऐसे पॉइंट्स दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज कराएंगे कि आखिर क्यों इतनी बड़ी क्वांटिटीज में भारतीय भारत को ही छोड़ रहे हैं। गाइस अगर बात सबसे पहले पॉइंट की जाए तो वो है हायर एजुकेशन। एक्चुअली में गाइस ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी आज तक भी हम हमारे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास नहीं बना पाए हैं, जिसके चलते हुए फॉरेन कंट्रीज अक्सर स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती हैं, क्योंकि उन्हें यह बखूबी पता है कि अगर वो किसी
बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़कर एक अच्छी डिग्री को हासिल कर लेंगे तो विदाउट इवन एनी प्रॉब्लम वो किसी भी कंट्री में जाकर इजीली जॉब को ले सकते हैं। इसके साथ ही वहां पर स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, जिसको यूज करने के बाद वो अपनी थ्योरी की नॉलेज को आसानी से प्रैक्टिकल करके उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जाए तो यहां पर आज भी स्किल से ज्यादा थ्योरी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो वही गाइस अब बात अगर दूसरे पॉइंट की जाए तो वो है बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। गाइस नॉर्मली ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि अगर आज की डेट में हमारे देश में अगर एक पियून की भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है तो हमारे यहाँ के मास्टर्स करे हुए बच्चे भी हजारों की क्वांटिटी में उस एप्लीकेशन को फिल कर देते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना स्ट्रांग नहीं होना है कि वो आसानी से इतनी बड़ी आबादी को एक प्रॉपर जॉब प्रोवाइड कर सके। लेकिन वही बात अगर वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी आबादी के हिसाब से काफी बड़े स्केल पर डेवलप है, जिसके चलते हुए अगर वहां पर आपके पास कोई भी स्किल मौजूद है तो आप इजीली ज्यादा कंपटीशन ना फाइट करते हुए एक अच्छी जॉब को हासिल कर सकते हैं। तो वहीं गाइस अब बात अगर अगले पॉइंट की जाए तो वो है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। एक्चुअली में गाइस इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हुए स्टूडेंट्स या फिर लोगों से पूछा गया तो उन सभी ने इस बात पर एग्री किया है। तो आपके अकॉर्डिंग यूके आना सही है? For me, I will not say that potentially UK, you can go anywhere, just you must have the guts, the balls and potentially enough to carry out your way. That's ओके, बट आपके लिए इनफ है, मतलब आप इतना इनफ अर्न कर लेते हो कि आप अपने बैक होम भी भेज पाओ और यहाँ पे भी आप सरवाइव कर पाओ? Yeah, everything, why not? श्योर 100%. ओके। तो वहीं गाइस अब बात अगर अगले फैक्टर की करूं तो वो है इकोनॉमिक फैक्टर। एक्चुअली में गाइस प्रेजेंट डेट में इंडियंस उन कंट्रीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जिनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा स्टेबल होती है। अब अगर एक इंसान एक स्टेबल इकोनॉमी में एक पावरफुल करेंसी के अंडर काम करता है तो वो इंडिया में बैठी हुई अपनी फैमिली को एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल दे सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर बाहर गया हुआ कोई भी शख्स अपनी सैलरी से सिर्फ $600 बचाकर ही इंडिया के अंदर देता है तो वो $600 इंडिया के अंदर लगभग 50,000 रुपए बन जाते हैं। और अब गाइस बात अगर सबसे बड़े और आखिरी फैक्टर की जाए तो वो है टैक्सेशन। एक्चुअली में गाइस रीसेंट टाइम में इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है उससे नाराज होकर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन अब इंडिया से शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं। और ऐसी रिपोर्ट्स आपको भर भर कर इंटरनेट पर देखने को मिलेगी जिसमें ऑलमोस्ट सभी बिजनेसमैन ये कहते हुए नजर आएंगे कि रीसेंट टाइम में जिस लेवल पर और हर चीज के लिए उनके ऊपर से टैक्स लिया जा रहा है एक्चुअल बेसिस पर उन्हें वैसी फैसिलिटी और सपोर्ट इंडिया के अंदर नहीं मिल पा रहा। अब गाइस अगर फिर भी इन सारी फैक्टर्स को साइड में कर दिया जाए तो ये बात तो पूरे तरीके से क्लियर है कि हर साल लाखों लोग हमारी कंट्री को छोड़कर बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, जो एक्चुअल बेसिस पर किसी भी कंट्री के फ्यूचर और इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है किन किन चीजों में चेंजेस लाकर इस चीज को होने से रोका जा सकता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस आज की डेट में BSNL एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी तेजी के साथ ही BSNL के सामने बहुत से ऐसे चैलेंजेस भी आकर खड़े हो गए हैं जिसे इस कंपनी को अपने सर्वाइवल के लिए हर हाल में टैकल करना ही होगा। चैलेंज नंबर 1 रैपिड पोर्टेबिलिटी। जुलाई 18, 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया और द इकोनॉमिक टाइम्स ने एक ऐसी रिपोर्ट को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि पिछले कुछ ही महीने में BSNL ने लगभग 2,70,000 नए कस्टमर्स को खुद से जोड़ा है। और सरप्राइजिंगली ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ चला जा रहा है और उसी के साथ ही BSNL के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है और वो है कि इतने कम समय में इतने ज्यादा लोगों को हाई क्वालिटी की सर्विस देना। एक्चुअली में गाइस इतने बड़े स्केल पर बढ़ते हुए यूजर बेस को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए BSNL को ही उतनी बड़ी क्वांटिटी में हाईटेक इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, जिससे कहीं ना कहीं BSNL को खरीदने के लिए बहुत बड़े स्केल पर फंडिंग की भी जरूरत है। अब बेसिकली BSNL को ये फंडिंग 3 सोर्सेज से मिलती है, जिसमें से 2 सोर्स उसके ऊपर पूरे तरीके से ट्रस्ट कर उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें नंबर 1 पर आते हैं हम यूजर्स जो कि पूरे ट्रस्ट के साथ BSNL के साथ दोबारा से जुड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर मौजूद है टाटा ग्रुप, जिसने ऑलरेडी BSNL के साथ 15,000 करोड़ रुपए की 4G डील को साइन कर रखा है। तो वहीं गाइस अब बात अगर तीसरे सोर्स की जाए तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अगर ट्रैक रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो यहीं पर ही थोड़ी सी प्रॉब्लम BSNL के साथ होती हुई हमें नजर आती है। एक्चुअली में गाइस भले ही रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द BSNL की 5G सर्विस को लॉन्च करा देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इन दोनों ही बॉडीज के रिलेशनशिप पर नजर डालेंगे तो खुद BSNL के ही एम्प्लॉइज इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज BSNL को एक्चुअल बेसिस पर डेवलप
होने से रोकती हैं, जिसको कि मैं ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर भी चुका हूं। एंड अगेन क्योंकि BSNL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है तो हमारी गवर्नमेंट भी वो सबसे बड़ी ऐसी बॉडी बनती है जो कि BSNL को फंड करने का काम करती है। लेकिन इसके साथ ही BSNL को अक्सर कई बार अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल इंटरेस्ट का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आज की डेट में BSNL ऑलरेडी पूरी इंडिया में लोगों को 5G सर्विस प्रोवाइड करा रहा होता। लेकिन इन्हीं तरीके के हर्डल्स की वजह से अब इनकी 5G सर्विस को हमें पूरे तरीके से यूज करने के लिए मार्च 2025 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। चैलेंज नंबर 2, ब्रांडिंग। एक्चुअली में गाइस अगर आप डीपली BSNL के डेटा को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि BSNL को जो ये नया सब्सक्राइबर बेस मिल रहा है वो एक्चुअल बेसिस पर उन्हें सबसे बड़ी क्वांटिटी में रूरल एरियाज और नॉन मेट्रो सिटीज से मिल रहा है। जबकि अगर BSNL को एक्चुअल बेसिस पर प्राइवेट कंपनीज की मोनोपोली को तोड़ना है तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग बनाकर मेट्रो सिटीज के अंदर भी सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करना होगा, जहां पर उन्हें अपनी बेहतरीन सर्विसेज दिखाकर प्रीमियम कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करना होगा। चैलेंज नंबर 3, प्लान प्राइसेस। गाइस नॉर्मली आज हम सभी का BSNL पर ट्रस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन इनके कम दाम के प्लान्स है, जो कि काफी हद तक BSNL को बाकी की प्राइवेट कंपनी से अलग भी करते हैं। और एक्चुअल बेसिस पर हम सभी ये चाहते हैं कि BSNL इतना ज्यादा सक्सेसफुल बने कि वो प्राइवेट कंपनीज के वो गुरूर या फिर मोनोपोली को पूरे तरीके से तोड़ दे, और एक्चुअल बेसिस पर वो लोग भी अपने कस्टमर्स को लूटने की बजाय उन्हें बेहतर सर्विसेज कम दाम पर प्रोवाइड करने लगे। बट जस्ट इन केस अगर अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के चक्कर में BSNL ने अपने प्लान के प्राइसेस बढ़ा दिए तो बाकी की प्राइवेट कंपनीज और BSNL में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर फिर BSNL अपने प्लान के प्राइसेस बढ़ाएगा ही क्यों? तो गाइस इस चीज को जरा लॉजिकली सोचने की कोशिश कीजिए कि आज की डेट में जहां एक तरफ एक गवर्नमेंट बिना कुछ करे प्राइवेट कंपनीज के स्पेक्ट्रम या फिर टैक्सेस के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए कमाती हो, और वही गवर्नमेंट अब अपनी ही एक कंपनी को खड़ा करके प्राइवेट कंपनीज के बिजनेस को कम कर दे, तो उस गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम और टैक्स से जो पैसा मिल रहा है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो अब यहां पर आप खुद ही बताइए कि आप किस तरीके से पैसा कमाना चाहेंगे, बिना कुछ करे स्पेक्ट्रम बेचकर और टैक्स के नाम पर, या फिर पूरी मेहनत करके अच्छी सर्विस देकर स्टाफ को मैनेज करते हुए रेवेन्यू जनरेट करके? ऑब्वियसली आप बिना कुछ करे रेवेन्यू कमाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और यह हाल किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं बल्कि सभी देशों की गवर्नमेंट को ये रिलेशनशिप मेंटेन करके ही चलना होता है। तो ये कहना कि आगे आने वाले समय में BSNL के प्लान प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, इसकी श्योरिटी कोई भी नहीं दे सकता। तो इन दी लास्ट BSNL 5G के सेक्टर में इंडिया में सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, रिसेंट टाइम में BSNL को हम यूजर्स के साथ की बहुत हद तक जरूरत है। तो अगर आप कंफर्टेबल और केपेबल हैं तो BSNL को एक ट्राई जरूर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर के लिए भी एक ऐसी कंपनी होना जरूरी है जो टेलीकॉम सेक्टर में एक तरीके से रिवोल्यूशन को ला सके। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।